हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने भ्रूणपोष के बारे में पढ़ा था। भ्रूणपोष क्या होता है, उसकी संरचना कैसे होती है और उसके प्रकार किए थे। 3 प्रकार के भ्रूणपोष किए थे अपन ने। तीनों के चित्रों के बारे में अच्छी तरह मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आपको बता दूं, मैं पिछली बार जो अपना बोर्ड एग्जाम का पेपर था उसके अंदर कोशिकीय भ्रूणपोष के ऊपर 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। कोशिकीय भ्रूणपोष की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन था, 1 नंबर का चित्र था और 2 नंबर का उसका वर्णन था। तो भ्रूणपोष वाला टॉपिक जो है वो एक अच्छा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। लास्ट ईयर इसमें से क्वेश्चन आए हैं। आज अपन टॉपिक लेने जा रहे हैं उसके आगे का, भ्रूण का परिवर्धन। अगला टॉपिक जो आएगा तीसरे चैप्टर के अंदर वो है भ्रूण का परिवर्धन। परिवर्धन का मतलब मैंने आपको बताया था, परिवर्धन का मतलब होता है विकसित होना या विकास होना। देखो, भ्रूण बन चुका था। कैसे बना था भ्रूण? अंड कोशिका और एक नर युग्मक के बीच में जब निषेचन हुआ तो भ्रूण का निर्माण हो गया था। और दूसरा नर युग्मक जब द्वितीय केंद्र के साथ में जाकर के निषेचन करता है तो भ्रूणपोष बन गया था। तो भ्रूणपोष वाला काम तो कर लिया अपन ने, मगर जो युग्मक संलयन या प्रथम निषेचन जो था, जिसमें एक नर युग्मक और एक अंड कोशिका के बीच में निषेचन हुआ था, फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण हुआ था। उस भ्रूण का आगे चल करके क्या होना है, वो जो भ्रूण जो बना है उस भ्रूण का आगे चल करके उससे क्या बनना है, उसका परिवर्धन कैसे होता है, उसका विकास कैसे होता है, तो उससे संबंधित टॉपिक जो है वो अपन आज के वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आज के अपने टॉपिक का नाम है भ्रूण परिवर्धन, यानी भ्रूण का विकास। भ्रूण बन चुका है और आगे चल करके विकसित होकर के किस प्रकार से संरचनात्मक परिवर्तन उसके अंदर होता है, यानी बीज जब निर्माण हो जाता है तो उसमें परिपक्व भ्रूण जो होता है उसकी संरचना कैसी होती है, वो चीज आज पढ़ने वाले हैं। तो भ्रूण परिवर्धन, ये अपन द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण परिवर्धन को पढ़ रहे हैं, न कि एक बीजपत्री पादपों में। द्विबीजपत्री पादप जो है उनमें भ्रूण का परिवर्धन किस प्रकार से होता है, एक बड़ा टॉपिक है ये। बहुत सारे डायग्राम है, मगर इन डायग्राम्स को जो मैंने आपको यहाँ पर बना दिया है, इन डायग्राम्स को आप अच्छे से समझ लोगे ना तो पूरा का पूरा इस टॉपिक का वर्णन आप आसानी से कर सकते हो। बहुत ही इजी टॉपिक है ये, क्योंकि पूरी की पूरी थ्योरी इन चित्रों के अंदर छुपी हुई है। चित्र से पूरा का पूरा आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो टॉपिक का नाम है भ्रूण परिवर्धन। पहले तो अपनी बात करते हैं कि सबसे पहले भ्रूण परिवर्तन का अध्ययन किसने किया। तो एक वैज्ञानिक है हेंस्टीन। हेंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम क्रूसीफेरी कुल के एक पादप जिसका नाम है कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, पादप का नाम है कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, क्रूसीफेरी कुल का ये पादप है। इस पादप में सर्वप्रथम हेंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने भ्रूण का परिवर्धन का अध्ययन किया था। ठीक है, अब भ्रूण का परिवर्धन में किस प्रकार से परिवर्तन होता है उसके लिए आप इन चित्रों को समझो अच्छी तरीके से। देखो, सबसे पहले एक अंड कोशिका और एक नर युग्मक का जब संलयन होता है यानी निषेचन होता है तो सबसे पहले क्या बनता है, उससे युग्मनज बनता है। पहले तो युग्मनज ही बना था, वो युग्मनज आगे चल करके भ्रूण में परिवर्तित होता है। तो उस युग्मनज से भ्रूण का परिवर्तन कैसे होता है वो इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहला चित्र अपन ने दिखाया यहाँ पर, ये है युग्मनज। इस युग्मनज का निर्माण भी कैसे हुआ था आपको पता है, एक नर युग्मक और एक अंड कोशिका, इन दोनों के बीच में निषेचन से युग्मनज बन गया था। युग्मनज एक द्विगुणित कोशिका है ये। अब इस युग्मनज के अंदर क्या होता है, सबसे पहले एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अनुप्रस्थ विभाजन जो होता है इस प्रकार से, और अनुदैर्ध्य विभाजन जो होता है वो लंबवत रूप से इस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, इस युग्मनज के अंदर एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, यानी इस प्रकार से विभाजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो इसके अंदर 2 कोशिकाएं बन जाएगी। एक तो ऊपर वाली कोशिका, इसी के अंदर मैंने जैसे यहाँ पर विभाजन कर दिया ये, तो एक तो ऊपर की कोशिका, एक नीचे की कोशिका। जो ऊपर वाली कोशिका जो होती है उसको शीर्षस्थ कोशिका या भ्रूणीय कोशिका कहते हैं, और नीचे वाली जो कोशिका होती है उसको आधारीय कोशिका कहा जाता है। तो युग्मनज में प्रथम अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा 2 कोशिकाएं बन गई है। ऊपर वाली कोशिका भ्रूणीय कोशिका या शीर्षस्थ कोशिका कहलाती है, नीचे वाली आधारीय कोशिका कहलाती है। ठीक है, भ्रूणीय कोशिका जो होती है निभागी सिरे की ओर स्थित है और आधारीय कोशिका अंड द्वार वाले सिरे की ओर स्थित है, क्योंकि अंड द्वार नीचे है तो अंड द्वार वाले सिरे पर तो आधारीय कोशिका हो गई है, और भ्रूणीय कोशिका जो होती है वो ऊपर निभाग होता है तो निभागीय सिरे पर हो गई है। ठीक है, ये 2 कोशिकाएं बन गई है। अब उसके बाद में क्या होता है, इस पूरे चित्र के अंदर लगातार विभाजन ही विभाजन होते रहते हैं। अब क्या होता है, ऊपर वाली जो शीर्षस्थ कोशिका होती है उसमें तो अनुदैर्ध्य विभाजन होता है। अनुदैर्ध्य यानी इस प्रकार से लंबवत, ऐसे ऊपर से नीचे अनुदैर्ध्य विभाजन होता है। जबकि आधारीय कोशिका जो होती है उसमें लगातार अनुप्रस्थ विभाजन होते रहते हैं। ठीक है, आधारीय कोशिका में केवल और केवल अनुप्रस्थ विभाजन होंगे, जबकि ऊपर वाली शीर्षस्थ कोशिका के अंदर पहले अनुदैर्ध्य विभाजन होगा, फिर उसके बाद में अनुप्रस्थ विभाजन भी होगा। तो ऊपर वाली शीर्षस्थ कोशिका के अंदर अनुदैर्ध्य विभाजन कर दिया अपन इस प्रकार से, तो 2 कोशिकाएं बन गई।
दो कोशिकाएं बन गई, और नीचे वाली जो कोशिका है उसके अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होते रहते हैं। ये दोनों काम साथ साथ में होते हैं, नीचे वाली शीर्ष आधारीय कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन और ऊपर वाली शीर्षस्थ कोशिका में अनुदैर्घ्य विभाजन, दोनों विभाजन साथ साथ में होते रहते हैं। फलस्वरूप नीचे वाली कोशिका में लगातार अनुप्रस्थ विभाजन होने से इनमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है, या आधारीय कोशिका जो होती है वो लंबी होती जाती है, यानी इसकी लंबाई बढ़ती जाती है। और ऊपर वाली कोशिका जो होती है शीर्षस्थ कोशिका, मुख्य कोशिका यही है, भ्रूण का निर्माण करने वाली कोशिका ये शीर्षस्थ कोशिका होती है, इसीलिए इसको भ्रूणीय कोशिका कहा है। अनुदैर्घ्य विभाजन होने के बाद में इस शीर्षस्थ कोशिका में, देखो नीचे वाली कोशिका की तो कोई बात ही नहीं करनी है, इसमें तो लगातार अनुप्रस्थ विभाजन होते रहते हैं। अनुप्रस्थ विभाजन जितने ज्यादा अनुप्रस्थ विभाजन होंगे उतने ज्यादा इस कोशिका की लंबाई बढ़ती जाएगी, यानी एक तंतु रूपी संरचना बनती जाएगी, लंबाई बढ़ती बढ़ती जाएगी। यहाँ पर दो कोशिकाएं बनाई है, यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 इतनी कोशिकाएं बना दी है, तो लगभग 7 से 10 कोशिकीय लंबा एक तंतु बन जाता है, जिसको अपन निलंबक बोलते हैं। ठीक है, अपन को ध्यान इस ऊपर वाली कोशिका में देना है। ऊपर वाली कोशिका में पहले अनुदैर्घ्य विभाजन, अब उसके बाद में अनुप्रस्थ विभाजन होता है इसके अंदर। देखो ये अनुदैर्घ्य विभाजन किया है, यहाँ पर यही चीज है, यहाँ पर मैंने क्लियर करके दिखा दिया, ये अनुदैर्घ्य विभाजन। और नीचे वाली निलंबक कोशिका, नीचे वाली जो कोशिका उसमें लगातार अनुप्रस्थ विभाजन होते रहते हैं, जिससे इस तंतु की लंबाई बढ़ती जाती है, जिसको निलंबक कहते हैं। यानी यहाँ पर ये भी निलंबक हो गया और ये भी निलंबक। यहाँ पर थोड़ा कोशिकाओं की संख्या ज्यादा दिखाई है, यहाँ पर कोशिकाओं की संख्या कम है, और ऊपर वाली ये शीर्षस्थ कोशिका है। अब उसके बाद में क्या होता है, ये जो शीर्षस्थ कोशिका जिसके अंदर दो कोशिकाएं नजर आ रही है, इसके अंदर फिर अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अनुदैर्घ्य विभाजन होने के बाद में अनुप्रस्थ विभाजन, यानी इस प्रकार से विभाजन एक और हो जाएगा। तो ये कर दिया अनुप्रस्थ विभाजन, तो कितनी कोशिकाएं बन गई है, 4 कोशिकाएं बन गई है। समझ में आ गई बात। तो 4 कोशिकीय संरचना बन गई है भ्रूण की, इसको चतुष्टांशक बोल सकते हैं, यानी ये बन गया चतुष्टांशक। देखो मैंने यहाँ पर अष्टांशक लिख रखा है। अष्टांशक कब बनेगा, जब इस चतुष्टांशक वाली संरचना में एक अनुप्रस्थ विभाजन एक और हो जाएगा। चतुष्टांशक बनने के बाद में एक अनुप्रस्थ विभाजन और हो जाता है, तो हर एक विभाजन के बाद में कोशिकाओं की संख्या डबल होती है, तो 4 से 8 हो जाएगी। तो डायरेक्ट चतुष्टांशक नहीं दिखा करके अष्टांशक ही दिखा दिया अपन ने, क्योंकि चतुष्टांशक के अंदर भी ऐसे 4 दिखेगी, अष्टांशक के अंदर दिखा तो 4 ही सकते हैं अपन, 4 इसके पीछे की तरफ बन गई है। समझ रहे बात का मतलब, यानी एक चतुष्टांशक में एक अनुप्रस्थ विभाजन और हुआ, तो कोशिकाओं की संख्या 4 से 8 हो गई है। 8 बनने पर इसे अष्टांशक बोल देंगे, यानी इसमें 8 कोशिकाएं हैं ऊपर। नीचे ये आधारीय कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन से ये निलंबक बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब ये संरचना बन गई अष्टांशक। ठीक है, नीचे आधारीय कोशिका की कहानी क्या है मैंने आपको बता दिया। लगातार अनुप्रस्थ विभाजन होने से कोशिकाओं की संख्या बढ़ने से नीचे एक लंबा तंतु रूपी संरचना बन जाती है, जिसको बोलते हैं निलंबक। ये निलंबक जो होता है ये 7 से 10 कोशिकीय लंबा एक तंतु होता है, यानी एक लंबा तंतु होता है जो 7 से 10 कोशिकीय लंबा होता है, यानी इसके अंदर कोशिकाओं की संख्या 7 से 10 कोशिकाएं पाई जाती है। अब देखो, अब ये जो अष्टांशक बना है इसके अंदर फिर से एक परिणत विभाजन होता है। परिणत विभाजन पिछले चैप्टर में मैं आपको बताया था कि चारों तरफ गोलाई में एक विभाजन और हो जाएगा, जैसे ये अष्टांशक था अंदर, अब इसमें मैंने एक विभाजन और कर दिया ऐसे ऐसे करके, और पूरा का पूरा एक विभाजन और कर दिया है, यानी चारों तरफ से एक परिणत विभाजन और कर दिया है। तो जब अष्टांशक के अंदर एक परिणत विभाजन और कर देते हैं तो 8 से 16 कोशिकाएं बन जाती है। मगर परिणत विभाजन हुआ है तो 16 कोशिकाएं जो बनी है ना, उन 16 में 8 के 2 स्तर बन जाते हैं। 8 कोशिकाएं बाहर और 8 कोशिकाएं अंदर, यानी 8 कोशिकाएं तो बाहरी स्तर में और 8 कोशिकाएं आंतरिक स्तर में है। चित्र में अच्छी तरीके से आप देख सकते हो, ये परिणत विभाजन किया चारों तरफ की घुमा करके। तो देखो 1 2 3 4, ये 4 बाहर दिख रही है, इसका मतलब 8 है, 4 इनके पीछे, और 1 2 3 4, ये 4 अंदर दिख रही है, यानी 4 इनके पीछे भी है, तो 8 अंदर है। तो 4 आंतरिक कोशिका, 8 कोशिकाएं तो आंतरिक समूह में, 8 कोशिकाएं बाह्य समूह के अंदर पाई जाती है। तो इस प्रकार से 16 कोशिकाएं 8 के 2 स्तरों में व्यवस्थित है। 8 कोशिकाएं जो बाहर की तरफ स्थित है, बाह्य स्तर में है, वो कहलाती है डर्मेटोजन। डर्मेटोजन कहते हैं इसे, बाह्य त्वचाजन। बाहर वाली जो 8 कोशिकाओं के समूह है वो बाह्य त्वचाजन कहलाती है, जो आगे चल करके भ्रूण की बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस का निर्माण करेगी। और आंतरिक स्तर की कोशिकाएं जो होती है वो आगे चल करके प्राक एदा, बहन विभुचोतक, बीज पत्राधार आदि सब संरचनाएं जो भ्रूण की महत्वपूर्ण संरचनाएं होती है, उन संरचनाओं का निर्माण आंतरिक कोशिकाएं जो होती है, आंतरिक 8 कोशिकाएं जो है वो करती है। मगर ये कोशिकाएं 8 के 2 स्तरों में नहीं है, इनमें लगातार और विभाजन होते रहते हैं। विभाजन कैसे होते हैं कि बाह्य स्तर की जो 8 कोशिकाएं जो होती है, उन 8 कोशिकाओं में लगातार फिर अपनत विभाजन होते हैं। अपनत विभाजन का मतलब इस प्रकार से लगातार और विभाजन होते रहते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, ये बाहर की तरफ जो है ये भ्रूण की बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस बन जाएगी।
क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी बाह्य स्तर की जो 8 कोशिकाएं हैं उनको डर्मेटोजन या बाह्य त्वचाजन बोलते हैं। और बाह्य त्वचाजन की स्तर की कोशिकाओं में लगातार अपनत विभाजन से कोशिकाओं की संख्या बढ़ती रहती है। फलस्वरूप भ्रूण की बाह्य त्वचा का निर्माण यानी एपिडर्मिस का निर्माण हो जाता है। तो लगातार इस बाह्य स्तर की 8 कोशिकाओं में विभाजन हुआ, विभाजन होने से बाहर की तरफ एक स्तर बन गया जिसको बोल दिया बाह्य त्वचा। ये बाह्य त्वचा बन गई है। और आंतरिक 8 कोशिकाओं के समूह, उनके अंदर भी लगातार अपनत परिणत विभाजन होते रहते हैं, मतलब कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाना है। तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ती रहती है और अंदर की तरफ बहुत सारी कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है। ये आंतरिक कोशिकाओं का समूह है जो है वो आगे चल करके किसका निर्माण करेगा? इन चीजों का निर्माण करेगा। किन किन चीजों का? बीजपत्राधार, जो द्विबीजपत्री बीज भ्रूण बनेगा उसमें बीजपत्र होते हैं, तो बीजपत्राधार बनता है पहले। तो बीजपत्राधार, भरण विभज्योतक और प्राक एधा, ये तीनों चीजें भ्रूण की विशिष्ट महत्वपूर्ण संरचनाएं होती है। प्राक एधा, भरण विभज्योतक और बीजपत्राधार, इन तीनों चीजों का निर्माण कौन करेगा? आंतरिक कोशिकाओं का समूह। तो अंदर वाली कोशिकाएं तो भ्रूण की महत्वपूर्ण संरचनाओं का निर्माण करेगी और बाहर वाली 8 कोशिकाएं आगे चल करके विभाजनों से और बाह्य त्वचा का निर्माण कर देंगी। लगातार इस प्रकार से विभाजन होते होते ये वाली संरचना बनी है, इसको प्राक भ्रूण भी बोल सकते हैं। प्राक भ्रूण का मतलब अभी तक भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है, भ्रूण बनने लग गया है, मगर प्राक भ्रूण यानी कुछ अल्प विकसित भ्रूण को बोल सकते हैं प्राक भ्रूण। ये प्राक भ्रूण बन गया। अब ये लगातार विभाजन से ये संरचना जो होती है शीर्षक कोशिका की, देखो नीचे वाली कोशिका को मैं दिखाई नहीं रहा हूँ, नीचे वाली कोशिका सिर्फ वही लंबा निलंबक बनता जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ कहानी है इस भ्रूणीय कोशिका की। इस भ्रूणीय कोशिका के अंदर ये संरचना बन गई है। अब इस लगातार विभाजन से ये संरचना जो होती है इस प्रकार से पहले गोलाकार होती है, ऊपर वाली गोलाकार संरचना बन गई है, तो भ्रूण की ये गोलाकार अवस्था आती है। उसके बाद में क्या होता है? इस गोलाकार संरचना में शीर्षस्थ भाग पर यानी इस वाले भाग से खांच बननी स्टार्ट होती है। खांच का मतलब इसकी बाह्य त्वचा जो होती है बिल्कुल सेंटर पॉइंट से ऐसे थोड़ी दबने लग जाती है। हार्ट बनाते हैं ना हार्ट की स्ट्रक्चर, वैसे बीच में से संरचना जो होती है यानी बाह्य त्वचा जो होती है बीच में से खांच के द्वारा दबने लगती है। तो ये वाली जो बाह्य त्वचा जो है, इस बाह्य त्वचा को यहाँ पर गोलाकार दिखाया है और यहाँ पर ये बाह्य त्वचा जो होती है बीच में से थोड़ी खांच बना करके और दब करके फिर ऐसी संरचनाएं वापस बनाती है। तो ऐसी ये संरचना जो होती है हार्ट के लाइक, हार्ट जैसी संरचना हो गई, हृदय की जैसी संरचना हो गई है, तो इसे भ्रूण की हृदयाकार अवस्था बोलते हैं। ये प्लीरोम, अंदर प्लीरोम आगे चल करके प्रांकुर बनाता है। ठीक है, बीजपत्राधार, ये बीजपत्राधार बताया था मैंने, बीजपत्राधार बनाएगी या आंतरिक कोशिकाओं के समूह है। ये नीचे वाला निलंबक हो गया है। ये मूलांकुर नीचे की तरफ, प्रांकुर ऊपर होता है, मूलांकुर नीचे होता है। प्रांकुर जब अपन बीज को जमीन में लगाते हैं तो भ्रूण के प्रांकुर वाले भाग से तो प्ररोह का निर्माण होता है। प्ररोह का मतलब तना है, ऊपर वाला जो जमीन से बाहर भागने बीज जब अंकुरित हो जाता है तो जब जमीन से जो बाहर निकलता है पार्ट, सर्वप्रथम छोटी सी कोपल से निकलती है, वो प्ररोह है। तो वो किससे बना है? वो प्रांकुर से बना है। और नीचे की तरफ जड़ें विकसित होती है, जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से। मूलांकुर से मूल यानी जड़ें निकलती है, प्रांकुर से प्ररोह विकसित होता है। तो प्रांकुर ऊपर होता है, मूलांकुर नीचे होता है। तो नीचे की तरफ ये मूलांकुर हो गया और ऊपर की तरफ ये प्रांकुर हो गया है। ये भ्रूण की कहलाती है कौन सी? हृदयाकार अवस्था। ये हृदयाकार संरचना हो गई है भ्रूण की। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है? यही संरचना जो होती है, इस संरचना के अंदर ये जो खांच थोड़ी सी बनी है ना हृदय जैसी संरचना बनाने के लिए, ये खांच जो होती है और ज्यादा नीचे दबने लग जाती है, यानी इस खांच के अंदर और ज्यादा नीचे की तरफ कटाव हो जाता है। तो जैसे जैसे ये खांच नीचे जाएगी, इस भ्रूण को स्पष्ट रूप से दो पत्रों के अंदर या दो अलग अलग संरचनाओं में डिवाइड कर देगी, विभाजित कर देगी। तो ये वाली खांच और ज्यादा दब जाने से, यानी इधर करके मैंने ये इस संरचना को ऐसे घुमा करके बना दिया है, किताब के अंदर इस प्रकार से दिया हुआ था। आगे वाले चित्र के अंदर इसी चीज को और क्लियर किया हुआ है। ये वाली जो पहले ये खांच यहाँ पर थी, ये खांच दब करके यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर आ जाने से ये दो स्पष्ट बीजपत्र बन गए हैं। ये दो, देखो द्विबीजपत्री भ्रूण का मतलब दो बीजपत्र होना। तो दो बीजपत्र बनने के लिए ये जो बाह्य त्वचा में जो खांच बनी है ना, ये खांच अंदर तक जाएगी। जब इस प्रकार संरचना है कि जैसे पहले इस प्रकार से थी, अब इस खांच को मैं अंदर की तरफ दबा दूं ऐसी, तो ये दो संरचनाएं अलग अलग हो रही है ना। ये दोनों संरचनाएं जो होती है दो बीजपत्र कहलाती है। तो सेम यही काम यहाँ पर हुआ है कि ये जो खांच जो होती है अंदर की तरफ दबी, जिससे दो बीजपत्र बन जाएंगे। दोनों बीजपत्रों के बीच में आधारीय स्थिति पर मूलांकुर पाया जाता है, प्रांकुर पाया जाता है, और निचली स्थिति जो होती है यहाँ पर मूलांकुर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ से मूल का निर्माण होना है। ठीक है, नीचे ये निलंबक पाया जाता है। ठीक है, अब निलंबक के अंदर भी एक और
चीज और बनती है, वो आगे वाले चित्र में देखो आप। ये वाला एक पूर्ण रूप से विकसित भ्रूण है, यानी इसी संरचना को और ज्यादा विकसित कर दिया अपन ने, थोड़ा सा सीधे करके बना दिया मैंने। देखो ये पहले खांच यहाँ पर थी, यहाँ तक दब गई है, तो ये दोनों बीजपत्र बन गए हैं। द्विबीजपत्री भ्रूण की अध्ययन कर रहे हैं अपन, तो 2 बीजपत्र बन गए हैं, दोनों बीजपत्र। उसके बाद में नीचे की तरफ ये आधारीय कोशिका में लगातार विभाजन होने से ये लंबा निलंबक बन गया है। अब निलंबक की जो अंतिम कोशिका है ना, जैसे ये निलंबक की 7 से 10 कोशिकाएं हैं, इसमें सबसे अंतिम कोशिका जो है ना, ये अंतिम कोशिका फूल जाती है ऐसे, और फूल करके अन्य कोशिकाओं की तुलना में थोड़ी आकार में बड़ी हो जाती है, गोलाकार हो जाती है। अंतिम कोशिका जो होती है, ये लास्ट वाली कोशिका यहाँ पर मैंने दिखा रखी है, ये अंतिम कोशिका फूल करके एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करती है, जिसको बोलते हैं चूसकांग। निलंबक की अंतिम कोशिका फूल करके चूसकांग का निर्माण करती है। इस चूसकांग का काम क्या होता है? इस चूसकांग का काम होता है कि भ्रूण को जब पोषण प्राप्त होता है, भ्रूण को पोषण प्रदान कौन करता है? इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, भ्रूणपोष पढ़ा था ना अपन ने। भ्रूणपोष का काम ये था कि परिवर्तनशील भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो भ्रूणपोष से पोषण प्राप्त करने के लिए इस निलंबक की अंतिम कोशिका फूल करके चूसकांग में परिवर्तित हो जाती है। चूसकांग यानी पोषक पदार्थों को चूसने का काम करती है। ये चूसकांग जो होता है ना, ये भ्रूणपोष के ऊतकों में धंस जाता है और वहां से पोषक पदार्थों को अवशोषित करता है, और वो पोषक पदार्थ निलंबक से होते हुए किसमें आ जाते हैं? इस बीजपत्रों के अंदर आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। यानी बीजपत्रों के अंदर भोज्य पदार्थ जो होता है वो संग्रहित रहता है, जिसके कारण से बीजपत्र फूल करके मोटे रहते हैं। और यही भोज्य पदार्थ कब काम में आते हैं? जब बीज का अंकुरण होता है, नवोद्भिद पादप बनता है, बीज को अपन लगाते हैं, बीज का अंकुरण होता है, उस समय पर पोषक पदार्थ चाहिए। वो पोषक पदार्थ इन बीजपत्रों के अंदर जो संचित थे, वो पोषक पदार्थ बीज के अंकुरण के अंदर काम में आ जाते हैं। तो बात समझ में आ गई? चूसकांग का निर्माण कैसे होता है? निलंबक की अंतिम कोशिका फूल करके चूसकांग का निर्माण करती है, जिसका काम भ्रूणपोष से पोषक पदार्थों को चूसना या अवशोषित करना होता है। ठीक है, ये चूसकांग बन गया है, ये निलंबक हो गया है। यहाँ पर मूलांकुर, यहाँ पर प्रांकुर, यहाँ पर ये बीजपत्र हो गए हैं। अब देखो 2-3 चीजें और दी हुई है अपने नोट्स के अंदर। एक परिपक्व भ्रूण जो होता है, परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण जो होता है, उसके अंदर 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। दोनों बीजपत्र एक घूर्णीय अक्ष से लगे रहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इस संरचना को समझाने के लिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये 2 बीजपत्र हो गए दोनों साइड में, ये घूर्णीय अक्ष हो गया, इस अक्ष से दोनों साइड में 2 बीजपत्र हो गए। ठीक है, दोनों बीजपत्र, ये घूर्णीय अक्ष। अब दोनों बीजपत्र के घूर्णीय अक्ष के स्तर, घूर्णीय अक्ष के दोनों बीजपत्रों के स्तर का ऊपरी भाग जो है ना, ये वाला भाग, एक तो हो गया ये वाला भाग यहाँ पर, जहाँ पर बीजपत्रों के आधारीय भाग हो गया, ये बीजपत्रों का शीर्षस भाग हो गया। तो ये शीर्षस भाग जो है ना, ये तो कहलाता है प्रांकुर। ठीक है, और ये निचला भाग जो है ना, ये कहलाता है मूलांकुर। मूलांकुर से आगे चल करके मूल यानी जड़ का निर्माण होगा, और प्रांकुर से प्ररोह का निर्माण हो गया। प्रांकुर वाला भाग जो है, ये तो यहाँ पर एक छोटी सी संरचना है, मगर इस संपूर्ण भाग को घूर्णीय अक्ष के बीजपत्र स्तर से ऊपरी भाग, बीजपत्र का स्तर कहाँ पर आ रहा है? यहाँ तक। तो यहाँ तक का ऊपरी भाग जो है ना, ये तो कहलाता है बीजपत्रोपरिक। बीजपत्रोपरिक यानी बीजपत्र से ऊपर का भाग। बीजपत्रोपरिक के अंदर ही क्या स्थित है? प्रांकुर स्थित है। और बीजपत्र, घूर्णीय अक्ष के बीजपत्र स्तर से निचला भाग, यानी ये वाला भाग जो है ना, यहाँ तक का, ये भाग कहलाता है बीजपत्राधार, यानी बीजपत्र का आधारीय भाग। ये आधारीय भाग हो गया। तो बीजपत्राधार में क्या स्थित है? मूलांकुर। और बीजपत्रोपरिक में क्या स्थित है? प्रांकुर। बात समझ में आ गई? प्रांकुर से क्या विकसित होगा? प्ररोह है। मूलांकुर से क्या विकसित हो गया? मूल या जड़ें। यानी इसी चीज को समझाने के लिए मैंने ये बताया कि ये दोनों बीजपत्र होते हैं। जैसे चना है, चनों को अपन तोड़ते हैं तो दो चने की दाल अपन बनाते हैं, तो दो बराबर टुकड़े अलग होते हैं ना, वो दोनों बीजपत्र हैं। ये दोनों जुड़े रहते हैं। वहां पर बीच में एक सेंटर के अंदर एक सेंट्रल एक्सिस होता है, बीच में एक अक्ष होता है, केंद्रीय अक्ष। वो केंद्रीय अक्ष ये है, ये दोनों बीजपत्र है। ठीक है, यहाँ पर ये बीजपत्रोपरिक और ये बीजपत्राधार। बीजपत्रोपरिक में ही प्रांकुर और बीजपत्राधार के अंदर मूलांकुर पाया जाता है। इस प्रकार से द्विबीजपत्री पादपों के अंदर भ्रूण का परिवर्तन होता है, जिसको आप चित्र की सहायता से पूरा का पूरा, आप इस वीडियो को 2 बार सुन लेना अच्छी तरीके से। इन चित्रों को मैंने जो जैसे बताया वैसे अच्छे से समझ लेना, फिर उसके बाद में नोट्स में से जो थ्योरी लिखाई है उसको आप पढ़ोगे ना, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये आज का अपना टॉपिक पूरा होता है भ्रूण का परिवर्तन। अगले वीडियो के अंदर बीज का परिवर्तन लेकर के और अपना चैप्टर लगभग खत्म सा हो जाएगा। एक वीडियो और बनेंगे, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है, थैंक यू।